सीज फायर पर एक्सिस के हवाले से ये बड़ी खबर। और शुक्रवार से इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी, यानी वो तारीख जो बताई गई थी 10 तारीख की, अब बातचीत तो शुरू होगी। जंग के बाद पहली बार आमने सामने बातचीत होगी और अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि बातचीत सकारात्मक परिणाम निकाले और दोनों ही पक्षों की तरफ से सहमति बने शांति की ओर। जो अभी अस्थायी शांति है वो स्थायी शांति में बदले। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, शुक्रवार से इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी, सीज फायर पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या उम्मीद जताई जाए इस बातचीत से, क्योंकि शर्तें दोनों की तरफ से रखी गई हैं। अब हालांकि प्रोफेसर जाफरी साहब तो कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो पॉइंट रखे गए तो उनको हमने खारिज कर दिया है और ईरान की तरफ से जो रखा गया था उसको अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आपको लगता है कि वाकई इतना आसान है शर्तों को मानना? देखिए, मुझे लगता है कि ताला तो अब खुल चुका है, इसलिए अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो उसी सहमति को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए कोशिश और कवायद होगी। और पिछले दिनों ये लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी, कल रात हम भी जब लाइव पे थे तो हम लोगों ने इस चीज को का जिक्र किया था कि बैक चैनल्स जो चल रहे हैं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। लगातार कूटनीतिक संपर्क और संवाद की एक प्रक्रिया चल रही थी और ये उसी का नतीजा है कि ये सहमति सामने आई, क्योंकि बिना किसी सहमति के ये चीजें संभव नहीं है। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने ईरान का पड़ोसी होने के नाते और करीब 900 किलोमीटर की उसकी सीमा है, साथ ही अमेरिका के साथ में उसने लगातार ये मैसेज दिया। और अमेरिका हमेशा किसी भी लड़ाई के अंदर एक बैक चैनल हमेशा खोल के रखता है और ये ऐलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि ईरान की तरफ से प्रस्ताव आया है, जिसे ईरान ने खारिज किया था। और कुछ समय पहले आपको याद हो तो ईरान ने यह भी कहा था कल ही कुछ घंटे पहले कि किसी तरीके का कोई बैक चैनल नहीं है, नहीं किसी तरीके की कोई बातचीत हो रही है और ईरान बात नहीं करेगा जब तक कि ये सारी चीजें खत्म नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी अब जो चीजें सामने आई हैं वो बताती हैं कि बातचीत भी हो रही थी, संपर्क भी हो रहा था, संवाद भी हो रहा था, प्रस्ताव भी भेजे जा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो बयानों में अलग कही जाती हैं और बैक चैनल्स के अंदर अलग तरीके का एक अप्रोच नजर आता है। इस्लामाबाद के अंदर बातचीत की प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से इस शांति को या इस समाधान को स्थायी बनाने की कोशिश होगी। अब कौन किसकी कितनी शर्तें मानता है, क्या चीजें होती हैं, क्योंकि देखिए लार्जली जो कूटनीतिक संपर्क हुआ था जिसमें ओमान मीडिएटेड प्रोसेस थी, या उससे पहले अगर आप देखें मई जून 2025 के अंदर जब जिनेवा के अंदर राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे ईरान और अमेरिका के बीच में, कुछ चीजें ब्रॉडली उसमें एग्री हो चुकी थी। साथ ही अमेरिका और इजराइल ने जो हासिल किया वो ये है कि उनके कहने के लिए कि भाई उन्होंने ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज थे उनको कम से कम 10 साल के लिए पीछे छोड़ दिया है। अब ये ईरान पे डिपेंड करता है कि क्या ईरान वापस उन्हीं कैपेबिलिटीज को फिर से रीबिल्ड करेगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल है कि क्या ईरान एक सॉवरेन देश होने के नाते क्या उसकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को ब्लॉक किया जा सकता है जो उसके नेशनल डिफेंस के लिए जरूरी है। क्या इसका आर्किटेक्चर बनेगा जिसमें ईरान अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाए और साथ ही उस पर अगली बार इस तरीके का एग्रेशन न हो पाए। लेकिन ये चीजें निश्चित रूप से दुनिया के लिए तो एक राहत की सांस है, क्योंकि इस एनर्जी डिसरप्शन ने पूरी दुनिया के ऊपर एक बड़ा आर्थिक दबाव बना दिया था। और कम से कम दुनिया के लिए राहत वाली बात है। तो आशुतोष और हम इस बात का जिक्र ही कर रहे थे कि कच्चे तेल की कीमतों में कैसे गिरावट हो रही है। आशुतोष तो लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। क्रूड ऑयल जो है वो 16% नीचे गिर चुका है और 16 पॉइंट लगातार 96 पर आ चुका है, 96.819। और जो ब्रेंट है वो 94 पर आ चुका है। तो जो गिरावट अगर प्रतिशत में आप देखें तो 13-14% की गिरावट। नेचुरल गैस जो है उसकी कीमतों में भी लगभग 3.5% की गिरावट आई है। गैसोलीन की कीमतें भी लगभग 10% की गिरावट है। हीटिंग ऑयल में भी 18% की गिरावट है। तो क्रूड, ब्रेंट, नेचुरल गैस तीनों की कीमतों में लगातार ये गिरावट दर्ज की जा रही है और इसका असर अब से 1 घंटे के बाद जो जापान के बाजार खुलेंगे हिमांशु, और उसके बाद दक्षिण कोरिया के बाजार भी खुलेंगे, यानी पूरब के देशों में जब मार्केट खुलेंगे तो हम ये देखना होगा कि एशियाई बाजारों का रुख इसको लेकर के क्या होता है, जो कि बहुत संभावना सकारात्मक होने की है। पूरी दुनिया के लिए राहत है। तो बाजारों में आज बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो 9 साढ़े 9 बजे का इंतजार कर रहे होंगे कि भारतीय मार्केट कब खुले, क्योंकि बहुत वक्त से जो निवेशक थे, लोग थे, उनका पोर्टफोलियो लाली था। और आज तो शुभ बुधवार हो जाएगा कि आज बुधवार है, इससे बढ़िया दिन शुभ कुछ हो नहीं सकता है और बड़ा अच्छा दिन होगा। और तो क्रूड और ब्रेंट की कीमतें लगातार गिर रही हैं। प्रणय, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट में देख रहा हूं। युद्ध क्षेत्र से आप भी जल्दी वापस आइए। लेकिन एक चीज ये, आपने कहा कि ईरान गिव अप करेगा, नहीं गिरेगा। आशुतोष, लोगों की नींद पूरी हो पाएगी। पूरे पश्चिम एशिया के 18 देशों के अंदर लोग रात को ढंग से सो नहीं पा रहे थे। सवेरा और रात दोनों जो है वो सायरन और धमाकों के साथ हो रही थी। तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ी दुनिया के लिए एक राहत की बात यह कि लोग अब कम से कम पूरी रात सो पाएंगे। हाँ, और आप भी थोड़ी देर में जब वहां सुबह होगी तो एक अच्छी कॉफी का फायदा आप भी जरूर उठाइएगा। लेकिन ताकत की बात, कहते हैं ना कि ताकत से ही रास्ता
शांति का आता है। ये बात रूस भी जानता था, ये अमेरिका भी जानता था, ये हिंदुस्तान भी जानता है। ईरान क्या इस बात को नहीं समझेगा कि अगर उसके पास ताकत नहीं है तो उसके पास फिर कल को इजराइल का खतरा मंडराएगा, उसके पास वो खाड़ी के देशों से भी खतरा मंडराएगा और अमेरिका का भी बरकरार रहेगा। वो क्यों अपनी मिसाइल पावर गिव अप करेगा? आशुतोष, सवाल आपने मुझसे पूछा? जी, आप ही से। जी, देखिए यही बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार आप देखें कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से यही दलील दी जा रही थी कि ईरान का जो मिसाइल पावर है, क्योंकि आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ साथ दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब और उसकी लॉन्च कैपेबिलिटीज। ईरान ने दोनों ही चीजों के बारे में ये एग्जिबिट कर दिया कम से कम इस 39 दिनों में, 40 दिनों में, कि ईरान के पास में न्यूक्लियर हथियार भले हो ना हो, लेकिन उसके पास लॉन्च कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। और ये निश्चित रूप से जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं उसको दुनिया भर में इस चीज को एनालाइज करेंगे कि आखिर वो कौन से हथियार थे, किस तरीके की मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो पेनिट्रेट कर सकती हैं। और ये खतरे के निशान हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हॉस्टाइल टेरिटरी है, आप देखिए कि इसके बाद जो आज की स्थिति है, ठीक है आज सबने राहत की सांस ली, लेकिन क्या इस समय जो अभी खबर आ रही है जो अबू धाबी से खबर आ रही है कि जो गैस फैसिलिटी है यूएई की, उसके ऊपर वहां आग की खबर है। और साथ ही यूएई में, जैसा थोड़ी देर पहले आप भी बता रहे थे कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर मिसाइल और जो ड्रोन के हमले हुए हैं, कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जितना इजराइल के ऊपर वार नहीं हुआ उससे ज्यादा हमले जो हैं वो यूएई के ऊपर हुए हैं। क्या यूएई इस समय ज्यादा सुरक्षित है या असुरक्षित है ईरान की इस क्षमता के साथ में? साथ ही जो पूरा पश्चिम एशिया का खास प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है तो वो बड़ी खबर बताना जरूरी है। सीज फायर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अमेरिका की तरफ से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वो वक्त भी तय कर लिया गया है। भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के रक्षा मंत्री, युद्ध मंत्री जिन्हें कहा सकता है, पीट हेग्सेथ, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे शाम 5:30 बजे। सबकी नजर होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि ईरान की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं कि हमारी 10 सूत्री मांगों को अमेरिका की तरफ से मान लिया गया है, लेकिन अमेरिका की जो मांग थी उनको खारिज किया गया। अभी ये सिर्फ दावे हैं, तो इसको लेकर बातें बहुत सी स्पष्ट होंगी। एक बार फिर आपको बता दें, भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे हेग्सेथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, युद्ध मंत्री, और इस पर सभी की नजरें रहेंगी। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्हाइट हाउस की ओर से ये जानना जरूरी है कि इन शर्तों को लेकर के, और शुक्रवार को जो बातचीत इस्लामाबाद में होने वाली, हिमांशु, क्या अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट करेगा? अगर उसमें वो भाग लेगा तो क्या प्रत्यक्ष रूप से, और क्या वो वहां पर जाएगा? और अगर जाएगा तो इन शर्तों को लेकर के अमेरिका का रुख क्या है?